बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर न्यू सेशन। तो हम बात कर रहे थे एमपीएस और एमपीसी और ये लोग हैं कंजम्पशन शेड्यूल के और सेविंग शेड्यूल के रेस्पेक्टिवली। अब ये आपने देखा यहाँ तक सारा कुछ इनकम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम इनकम को ही ले रहे हैं एज ए मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग। इसके अलावा भी कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं, आपको याद होगा ऊपर हमने बात बात की थी कि सेटरस पैरिबस, तो अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, ये वो हैं अदर थिंग्स वाली। तो कंजम्पशन और सेविंग में इनकम का तो बहुत बड़ा रोल है ही, लेकिन देयर आर मैनी अदर डिटर्मिनेंट्स जो आपकी कंजम्पशन और सेविंग को बहुत ज़बरदस्त तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो उनको हम बोलते हैं नॉन इनकम डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग। तो ये इंडिविजुअल्स की नहीं है, नेशंस की हम बात कर रहे हैं, या लार्ज स्केल के ऊपर एक इकोनॉमी वाइड कंजम्पशन एंड सेविंग की हम बात करते हैं। तो जैसे हमने पहले पढ़ा, डिस्पोजेबल इनकम इज द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग। अमंग अदर देयर आर मैनी अदर डिटर्मिनेंट्स, और उनमें वो सबसे पहला क्या है? वेल्थ। तो जिस बंदे के पास जितनी ज्यादा वेल्थ होगी उसकी उतनी ही प्रेजेंट कंजम्पशन एंड फ्यूचर कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज उसके पास होंगी। वो आज भी ज्यादा कंज्यूम कर रहा होगा, वो कल को भी ज्यादा कंज्यूम करेगा। जिसके पास हु हैज ए लार्जर स्टॉक ऑफ वेल्थ, he can consume more today and tomorrow. He has more or greater possibilities of consumption today and tomorrow. तो जिसके पास ज्यादा पैसा है वो उसकी कंजम्पशन आज के दिन में और आने वाले दिनों में भी ज्यादा हो सकती है। बारोइंग, इसका क्या इम्पैक्ट है? जिस बंदे को पता हो मुझे अगर पैसे ना भी हों लेकिन वो कर्जा ले सकता हो, उसकी फ्यूचर कंजम्पशन और करंट कंजम्पशन उसके ऊपर कोई ना वो असर पड़ेगा। तो बारविंग से क्या होता है, आप उधार ले लेते हैं तो आपकी करंट कंजम्पशन तो ज्यादा हो जाएगी, एंड नेशंस आल्सो। बारविंग कैन इंक्रीज करंट कंजम्पशन beyond what would be possible if spending were limited to disposable income। तो आप देखते हैं कि यार इसकी अपनी इनकम तो इतनी नहीं है, आप सुनते भी हैं, ये रोला भी चला रहता है कि यार इसके अपने इतने मीन्स नहीं है, लेकिन कंजम्पशन ज्यादा है। वो गाड़ियों में फिरता है, खाता पीता है, बड़े अच्छे होटलों में जाता है, ब्रांड्स के कपड़े पहनता है, ये वो। तो उसकी अपनी डिस्पोजेबल इनकम थोड़ी हो सकती है, लेकिन वो उधार पे चल रहा होता है। तो आज वो अय्याशी करेगा उधार के ऊपर, लेकिन इसका फ्यूचर पे इसका क्या असर पड़ेगा? ही विल हैव टू curtail हिज फ्यूचर कंजम्पशन। तो फ्यूचर में वो भुगतेगा। जब उसने ये लोन वापस पे करना है तो फिर उसकी कंजम्पशन को क्या होगा? इट विल गो डाउन। तो फ्यूचर कंजम्पशन पे बारविंग का क्या असर होता है? बारविंग से करंट कंजम्पशन, आज तो आप अल्ले तलल्ले अय्याशी कर लेंगे, लेकिन फ्यूचर में आपको फिर वापस दोबारा पुरानी जगह पे आना पड़ेगा, कम पैसों के साथ आपको खर्चा करना पड़ेगा। इसी तरह से वर्सेस लोअर कंजम्पशन व्हेन डेब्ट टू बी रीपेड। हाँ, तो मैंने जैसे आपको पहले भी बता दिया है कि आज तो आप खर्चा कर लेंगे, खुलम खुला खुला डुला खर्चा करेंगे, लेकिन जब आपको लोन पे करना होगा तो देन यू विल हैव टू लोअर योर कंजम्पशन। तो इसका मतलब ये है कि आज अगर आपने कर्जा लिया है तो ये कोई फ्री लंच नहीं है, कोई आपको फ्री में नहीं दे रहा। तो देयर इज नो फ्री लंच फॉर एनीवन। तो आपको कल को रीपे करना है, और जब आप रीपे पे करेंगे तो आपकी फ्यूचर कंजम्पशन पे
इसका नेगेटिव असर होगा, करंट कंजम्पशन इंक्रीज करेगी, तो दस इंक्रीज बारोइंग इंक्रीजेस डेट एंड रिड्यूसेस वेल्थ। तो अब देखें, आप अगर बारहवीं करते हैं, बारहवीं आपकी ज्यादा हो जाती है, तो इससे क्या होगा, आपकी आपका कर्जा बढ़ेगा, आपकी वेल्थ कम होगी, तो इट विल रिड्यूस योर फ्यूचर कंजम्पशन पॉसिबिलिटी। आपकी वेल्थ जब कम हो जाएगी, तो इसका मतलब है आपकी फ्यूचर के अंदर जो आपकी कंजम्पशन है वो कम होनी ही होनी है। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि अगर आप वो इन्वेस्ट करते हैं तो उसका कोई और तरह का हो सकता है। इसी तरह एक और डिटर्मिनेंट है एक्सपेक्टेशंस। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको फ्यूचर में इनकम मिलनी है, तो शायद आपकी करंट कंजम्पशन बढ़ जाए। आपकी एक्सपेक्टेशन हो कि अगले साल या अगले दिन या कल को आपको पैसे नहीं मिलने, तो आपकी आज ही की कंजम्पशन कम होगी, कल की ज्यादा होगी। तो एक्सपेक्टेशंस पे काफी आपकी कंजम्पशन और सेविंग, इसी तरह से इंटरेस्ट रेट का भी ये आगे भी आ रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस अबाउट योर इनकम या वेल्थ या कोई भी प्राइसेस के हवाले से आप देख सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस की बेस पे भी आपकी जो कंजम्पशन है और सेविंग वो फ्रेम होती हैं, कम या ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। रियल इंटरेस्ट रेट क्या करता है, जब रियल इंटरेस्ट रेट फॉल करता है तो क्या होगा, पीपल बारो मोर, कंज्यूम मोर एंड सेव लेस। इसकी वजह क्या है, रियल इंटरेस्ट रेट ये जो इंटरेस्ट रेट है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो अगर वो फॉल करेगा तो क्या होगा, लोग ज्यादा कर्जा लेंगे। उसकी वजह ये है, कर्जा ज्यादा लेंगे तो उनको इंटरेस्ट रेट कम पे करना पड़ेगा। हमने बात की है ना कि व्हेन आर आई आर फॉल, रियल इंटरेस्ट रेट, आर आई आर स्टैंड फॉर रियल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा तो इसका मतलब है आप किसी से कर्जा लेंगे तो उसको जो इंटरेस्ट आपने पे करना है वो भी कम पे करना पड़ेगा। तो आप ज्यादा बारो करेंगे, ज्यादा कंज्यूम करेंगे और सेव कम करेंगे, क्योंकि आपने जो बारो किया उसमें से ज्यादा आपने कंज्यूम कर लिया है, तो बाकी जो बचा वो आपने सेव करना है। इसी तरह से जो रियल इंटरेस्ट रेट में डिक्लाइन आए तो उसकी वजह से सेविंग भी डिसइंसेंटिवाइज होती है। लोअर इंटरेस्ट रेट डिसइंसेंटिवाइजेस सेविंग। तो लोग सेविंग करते भी कम है जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। फर्ज करें बैंक्स ऑफर करते हैं 10% सेविंग रेट, इंटरेस्ट रेट, तो लोग सेविंग करेंगे कि 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए मिलने हैं। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट 2% हो जाए तो क्या होगा, लोग कहेंगे यार पूरा साल रखेंगे 100 रुपया और साल के एंड पे कितने मिलने हैं, 102। सिर्फ 2% इंटरेस्ट रेट है, तो सेविंग के लिए इंसेंटिव नहीं होगा इफ रियल इंटरेस्ट रेट फॉल्स। तो रियल इंटरेस्ट रेट की वजह से कंजम्पशन और सेविंग के ऊपर काफी असर पड़ता है, और आपको मैंने बता दिया है। इसी तरह से स्विचिंग टू रियल जीडीपी, मैंने आपको बताया है, हमने जैसे डिस्पोजेबल इनकम की बात कर रहे थे, तो जब आप इसको एक नेशन के लिए स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें डिस्पोजेबल इनकम की बेसिस पे आप रियल जीडीपी लेते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग and disposable income changes to the relationship between consumption and real domestic output, जो जीडीपी है, रियल जीडीपी। तो डिस्पोजेबल इनकम का कंजम्पशन के साथ और सेविंग, आपको पता है जब हम डिस्पोजेबल इनकम को कंजम्पशन के साथ रिलेट करते हैं तो सेविंग ऑटोमेटिकली आ जाती है साथ में, आप ना भी करें तो सेविंग साथ में, कंजम्पशन और सेविंग आपस में साइड बाय साइड चलती है। तो जब हम रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम को चेंज करेंगे टुवर्ड्स रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड रियल डोमेस्टिक आउटपुट, तो ये एक वाइडर लेवल है, बिगर स्केल के ऊपर हम जा रहे हैं, नेशनल लेवल पे इकोनॉमी वाइड हम वो कर रहे हैं। इसी तरह से चेंजेस अलोंग शेड्यूल्स, तो
हमने ऊपर आपके सामने वो जो ग्राफ बनाया था, उसमें आपने कंजम्पशन शेड्यूल और सेविंग शेड्यूल आपने देखा था। तो चेंजेस आती हैं। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सेविंग शेड्यूल पे और कंजम्पशन शेड्यूल पे मूव कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ और भी चीजें होती हैं। तो मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर ऑन ए कंजम्पशन शेड्यूल इज ए चेंज इन द अमाउंट कंज्यूम्ड एंड इज सोलली कॉज्ड बाय ए चेंज इन रियल जीडीपी। तो आप देखिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप क्यों जाते हैं कंजम्पशन शेड्यूल के ऊपर? उसकी वजह ये है कि आपका रियल जीडीपी में जैसे वो टेबल है, उसी में ही आप चले जाएं, तो उसमें क्या वो क्यों आप नीचे ऊपर मूव कर रहे होते हैं? उसकी वजह ये है कि आपकी जो रियल इनकम है या जीडीपी है या जो रियल जीडीपी है वो उसमें चेंजेस आ रही हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो ये सिर्फ उसमें यानी या डिस्पोजेबल इनकम या रियल जीडीपी में चेंजेस की वजह से आप उसी लाइन के ऊपर मूव करते रहते हैं। आपको याद होगा आपकी माइक्रो में आपने सप्लाई और डिमांड में भी पढ़ा था। एक होता है चेंज इन सप्लाई और एक होता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो चेंज इन सप्लाई जो होता है वो प्राइस की वजह से होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से आप जब कंजम्पशन शेड्यूल के ऊपर मूव करते हैं या सेविंग शेड्यूल के ऊपर, तो वो किस वजह से मूव कर रहे हैं? उसके नीचे अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखें तो डिस्पोजेबल इनकम है या वाइडर स्केल के ऊपर रियल जीडीपी है, डोमेस्टिक आउटपुट है, रियल डोमेस्टिक आउटपुट। तो ये दो पॉइंट्स के दरमियान चेंजेस है। हाँ, लेकिन ये देखें ये आप ए पॉइंट से बी पॉइंट सी नॉट अगर आप देखें तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे क्यों गए हैं? उसकी वजह ये है कि देयर वाज ए चेंज इन रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी में चेंज आई, तो उसकी वजह से आपकी कंजम्पशन ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चली गई है। तो ये आपके सामने है। हम इसको एमपीसी से भी शो कर सकते हैं, हम एपीसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये किस वजह से है? ओनली बिकॉज ऑफ चेंजेस इन रियल जीडीपी। हाँ, इसी तरह से सेविंग में भी यही होगा कि आपकी सेविंग ए पॉइंट से बी के ऊपर वाला जो ब्लैक लाइन है वो सेविंग की लाइन है। तो आपकी सेविंग में जो भी चेंज आएगी वो ड्यू टू रियल जीडीपी में होना है। हाँ, लेकिन जो आपका कंजम्पशन शेड्यूल सी नॉट से सी वन हो जाना या सी टू हो जाना, यानी कंजम्पशन का बढ़ जाना या कंजम्पशन का कम हो जाना, सी टू पे आ जाना या सी वन पे आ जाना, ये किस वजह से है? ये अदर फैक्टर से है जो हमने अभी ये ऊपर पढ़ रहे हैं, नॉन इनकम डिटर्मिनेंट्स। ये उनकी वजह से है। मतलब वेल्थ वेल्थ बढ़ जाए तो क्या होगा? रियल आपकी डिस्पोजेबल इनकम तो उतनी ही है, लेकिन वेल्थ बारहवीं आपने बारो कर लिया है तो आपकी कंजम्पशन सी वन पे चली जाएगी। हालांकि रियल जीडीपी में या डिस्पोजेबल इनकम में कोई चेंज नहीं आई, लेकिन बारहवीं करने की वजह से आपकी कंजम्पशन सी वन पे चली गई है या सी टू पे आ गई है नीचे। तो upward and downward shift in C is due to one or more non-income determinants। और इसी तरह से सेविंग के ऊपर भी होगा। ये देखें सेविंग का, ये तो सेविंग, ये आप जो एस नॉट है, तो जीरो कहाँ पे थी? आपको याद होगा सेकंड रो में हमने बात की थी जीरो सेविंग। ये पहला जो ब्लैक डॉट है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे जीरो सेविंग है। तो यहाँ से यहाँ पे किस वजह से हुआ है? रियल जीडीपी में इंक्रीज होने की वजह से। लेकिन एस नॉट से एस टू कैसे हुआ है और एस नॉट से एस वन कैसे हुआ है? इट इज बिकॉज ऑफ चेंजेस इन नॉन इनकम डिटर्मिनेंट। और वो कौन से हैं जो हम अभी ये आपके सामने पढ़ रहे हैं?
ये एक और है साइमल्टेनियस शिफ्ट। तो कुछ चीजें एक ही टाइम पे अगर चेंज हों तो फिर क्या होगा? मसलन हाँ जी, बताएं नूर। सर जी, ये पिछली स्लाइड से आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। आप पता नहीं क्या कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही है। काइंडली कुछ कि आप कहाँ पे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है आपकी क्लियर। बाकियों को मेरा ख्याल है आ रही होगी, किसी ने नहीं बताया, लेकिन ये रिकॉर्ड हो रहा है, आपको मिल जाएगा। मुझे नहीं आ रही सर। चलो ठीक है, देख लेते हैं हाँ सर। जी हारिस। जी जी सर से क्या कह रहे हैं? सवाल वगैरह पूछना पड़ जाए। हाँ हाँ, तो वो सर ठीक मैं है, कह रहा हूँ। लेकिन जी आवाज जी आ रही थी लास्ट स्लाइड में। नो सर नहीं, सर, उससे पिछली दो उसमें बंद स्लाइडें हो में गई। नहीं आई। क्या? उसमें बंद हो गई थी आवाज, बीच में ना कट रही है आवाज, सिग्नल प्रॉब्लम हो रहे हैं, पता नहीं हाँ कुछ। हाँ, वो तो है, लेकिन अब तो रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए तो कर रहे हैं, आपको मिल जाएगा। मैं अच्छा वो सारा चलो रिकॉर्ड है, तो दोबारा बोलने का इतना नहीं, आप ये दोबारा सुन सकते हैं। ठीक। साइमल्टेनियस शिफ्ट मतलब एक डिटर्मिनेंट की बजाय दो चार डिटर्मिनेंट्स इकट्ठे चेंज हों तो फिर क्या होगा? तो वो मैंने जैसे ऊपर बात की है, वो जो C0 से C1 होना या C2 होना, ये साइमल्टेनियस शिफ्ट्स हैं। तो चेंजेस इन वेल्थ एक्सपेक्टेशंस, इंटरेस्ट रेट एंड borrowing will shift the consumption schedule in one direction and the S schedule in the opposite direction. तो ऊपर वाली स्लाइड में आप देखें, अगर कंजम्पशन शेड्यूल चेंज होता है ड्यू टू नॉन इनकम डिटर्मिनेंट्स, मतलब ये वेल्थ एक्सपेक्टेशन, इंटरेस्ट रेट, वो अगर ऊपर जाता है, कंजम्पशन बढ़ जाती है, तो सेविंग पे क्या असर पड़ेगा? वो नीचे आ जाएगा। या कंजम्पशन C0 से C2 हो जाता है, यानी कंजम्पशन कम हो जाती है, तो सेविंग शेड्यूल को क्या होगा? वो S0 से S1 हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। ये मैंने आपके सामने क्लियर है, जो पिछली स्लाइड में हमने देखा था। टैक्सेशन, अगर टैक्स लगेंगे तो इसकी वजह से भी आपका जो सेविंग और कंजम्पशन शेड्यूल है, इट विल चेंज। तो चेंजेस इन टैक्सेस शिफ्ट the consumption and saving schedule in same direction. टैक्स में अगर शिफ्ट आएगी, चेंजेस आएंगी, तो आपकी कंजम्पशन और सेविंग दोनों एक ही डायरेक्शन में चेंज होंगी। यानी से टैक्स अगर कम होगा तो कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी, सेविंग भी बढ़ जाएगी। तो दोनों ऊपर ऊपर वाले पॉइंट में देखें, कंजम्पशन बढ़ती है, सेविंग नीचे जाती है, लेकिन टैक्स में इसका असर उलट होता है। तो उसमें क्या है, अगर टैक्स कम होगा तो आपकी कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी, आपकी सेविंग भी बढ़ जाएगी। और अगर टैक्सेस बढ़ जाते हैं तो आपकी कंजम्पशन भी कम हो जाएगी, सेविंग भी कम हो जाएगी। तो उसकी वजह क्या है? टैक्सेस आर पेड पार्टली एट द एक्सपेंस ऑफ कंजम्पशन एंड पार्टली एट द एक्सपेंस ऑफ सेविंग। तो आपने जो टैक्स पे करना है, वो कहाँ से आपने पे करना है? वो आपने अपनी कंजम्पशन में से कुछ निकालना है और कुछ हिस्सा आपने सेविंग में से निकालना है। तो दोनों के ऊपर एक ही तरह का असर पड़ेगा। स्टेबिलिटी, इस्तेकाम या इकोनॉमी स्टेबल हो, तो उसका असर क्या होता है? कंजम्पशन एंड सेविंग के ऊपर। तो दे आर रिलेटिवली स्टेबल, वो स्टेबल रहते हैं अनलेस ऑल्टर्ड बाय मेजर टैक्स इंक्रीजेस या डिक्रीजेस। तो अगर इकोनॉमी स्टेबल है तो कंजम्पशन और सेविंग शेड्यूल वो स्टेबल रहेंगे। लेकिन अगर बहुत सख्त किस्म की टैक्स की में चेंजेस आती हैं, यानी टैक्स रेट बढ़ता है या कम होता है, तो आपका जो कंजम्पशन और सेविंग शेड्यूल है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ तक था